तो अगला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, और कौन कौन सी टर्म डिफाइन करने को बोला है? नोड, ब्रांच, लूप, मेश, ये चारों टर्म हमें डिफाइन करना है, यानी कि डेफिनेशन लिखने को बोल रहे हैं वो लोग। और ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो इसका मतलब हर एक डेफिनेशन के ऊपर 1 मार्क्स हमें मिलेगा। तो हमें चारों, अगर जब हम चारों डेफिनेशन लिखेंगे तब हमें 4 मार्क्स मिलने की संभावना है। ये जो क्वेश्चन है ये विंटर 19 और 18 में, विंटर 18 में पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए नोड, ब्रांच, लूप और मेश, ये चारों टर्म्स जो है वो किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक सर्किट के, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, आप एक तो इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक नेटवर्क भी बोल सकते हो, उससे रिलेटेड है। तो इसीलिए हम पहले एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं, उसके ऊपर से अच्छे से समझ लेते हैं, फिर लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क निकाल लेता हूँ। ये हो गया मेरा सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज जो कि मैं Vs से डिनोट करता हूँ। उसके बाद में मैं एक मैं यहाँ पे रेजिस्टिव नेटवर्क निकाल रहा हूँ। ये हो गया मेरा एक रेजिस्टेंस जिसको मैं R1 नाम दे देता हूँ, और एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, और एक रेजिस्टेंस ले लिया जिसको मैं R2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। आप कितने भी रेजिस्टेंस ले सकते हो, ये आपके मर्जी पे। ये यहाँ पे मैं जस्ट आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। और एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ जो कि रहेगा मेरा R4, और एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ जो कि रहेगा मेरा R5, ठीक है। मैंने 5 रेजिस्टेंस का एक सर्किट ले लिया, R1, R2, R3, R4 और R5। इन सभी को सप्लाई दे रहा है मेरा Vs यानी सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। अब ये देखिए एक पॉइंट दिख रहा है हमें R2 और R1 और सप्लाई वोल्टेज को जोड़ने वाला एक पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पर भी एक पॉइंट दिख रहा है R2, R3 और R4 को जोड़ने वाला। यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है। तो इन सभी पॉइंट को मैं एक नाम दे देता हूँ। अगर नाम क्यों देना है, अगर हम नाम दे देंगे तो हमें बाकी की जो डेफिनेशंस है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम नाम दे देते A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ठीक है। अब मैंने इन सभी को नाम दे दिया। तो सबसे पहले देखते हैं हम नोड। हम देखेंगे नोड की डेफिनेशन। तो नोड किसे कहते हैं? देखिए हम इस नेटवर्क में नोड उसको कहेंगे जहां पे इस नेटवर्क के नंबर ऑफ एक या एक से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे से मीट होते हो, अटैच होते हो। एक ऐसा मिड पॉइंट जहां पे एक या एक से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसा पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। देखिए कैसे, एक बी नंबर का जो पॉइंट है वहां पे मेरा R1 भी आके टच हो रहा है, ठीक है। R1 भी आके मेरा टच हो रहा है। R2 भी यहां से टच हो रहा है, R2 का भी टचिंग पॉइंट है। यहां से सप्लाई वोल्टेज का भी टचिंग पॉइंट है, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पे मेरे 3 टचिंग पॉइंट है। एक तो R2 का, R1 का है, R2 का है और सप्लाई वोल्टेज का, ठीक है। तो इसको भी हम बोल सकते हैं नोड बी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वैसे है। R3 का एक टचिंग पॉइंट है, R2 का एक पॉइंट है, और इधर से R4 का आने वाला एक D वाला ये पॉइंट है, सॉरी ये एक ब्रांच है। तो देखिए इस पॉइंट पे भी क्या हो रहा है, एक या इस पॉइंट पे भी 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट टच हो रहे हैं। एक पॉइंट है जहां पे एक पॉइंट पे 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट, सर्किट के एलिमेंट टच होते हैं, उसी को हम नोड बोलते हैं। यहाँ पे ये हो गया नोड सी, वैसे ये हो गया नोड डी, वैसे ये हो गया नोड ई, ठीक है। और वैसे हो गया नोड एफ, नोड जी,
नोड H, नोड I और नोड J। समझ में आ गया? नोड किसे कहते हैं, डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है वो हम देख लेते हैं। अ पॉइंट और जंक्शन, अ पॉइंट और जंक्शन इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अ पॉइंट और जंक्शन वेयर टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क आर कनेक्टेड। एक ऐसा पॉइंट जहां पे टू और मोर एलिमेंट कनेक्ट होते हुए, मीट करते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसी को टुगेदर, इसी को हम नोड कहते हैं। नोड की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ब्रांच। तो इस नेटवर्क में हम ब्रांच किसे कहेंगे? ब्रांच कहेंगे हम दो पॉइंट के बीच में, पॉइंट या फिर हम इसको नोड बोलते हैं। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक लैंग्वेज में हम इसको नोड बोलेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? पॉइंट। इन दो पॉइंट के बीच में जो पार्ट आता है, जो नेटवर्क का पार्ट आता है, उसी को हम, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है R2, तो इस R2 को हम बोलेंगे ब्रांच, ठीक है। अब देखिए C और H के बीच में, इन दो नोड के बीच में, इन दो पॉइंट के बीच में कौन सा एलिमेंट है? R3। तो ये हो गई हमारी एक ब्रांच। R4 ये हो गई हमारी एक ब्रांच। D और I के बीच में है। दो जंक्शन, दो पॉइंट या फिर दो नोड के बीच में जो नेटवर्क का पार्ट होता है, उसको हम ब्रांच बोलते हैं। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे जितने भी मैंने ब्रांच दी, ये एक ब्रांच होगी मेरी, ये एक ब्रांच होगी, ये एक ब्रांच होगी, ये एक ब्रांच होगी, ये एक ब्रांच होगी, ठीक है। E और J एक ब्रांच हो गई, D और I एक ब्रांच हो गई, C और H ब्रांच हो गई, B और G ब्रांच हो गई, A और F ब्रांच हो गई, ठीक है। और एक ब्रांच है B और C, ये भी एक मेरे ब्रांच। तो ब्रांच उसी को कहते हैं हम कि ऐसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का पार्ट, ऐसा नेटवर्क का पार्ट कि दो पॉइंट के बीच में जो पार्ट होता है नेटवर्क का, उसी को हम ब्रांच कहते हैं। जैसे B और C के बीच में एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क का पार्ट है, उसको हम ब्रांच कहेंगे। ये भी दो पॉइंट के बीच में है, ये भी दो पॉइंट, इन सभी को हम ब्रांच बोलेंगे, ठीक है। ब्रांच की डेफिनेशन देखते हैं। ब्रांच, अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क विच लाइज बिटवीन टू जंक्शन और नोड, टू जंक्शन और नोड। एक ऐसा पार्ट जो दो जंक्शन या नोड के बीच में या पॉइंट के बीच में रहता है, उसी को हम ब्रांच कहते हैं, उसी को हम ब्रांच कहते हैं, ठीक है। आप लिख भी सकते हो, जैसे नोड के केस में आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, नोड दैट इज I डॉट E डॉट। अगर हम डायग्राम निकाल लेते हैं क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा है, उसके नीचे डेफिनेशन लिख देंगे और ऐसे करके लिख सकते हैं, तो और भी अच्छा इंप्रेशन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के आंसर का। नोड दैट इज A B C D E F G H I J, ये हमारे नोड्स हो गए। और ब्रांच में लिख सकते हैं हम A F एक ब्रांच, B और G, B और C, C और H, D और I, E और J, दैट इज इन अबाउट नेटवर्क। ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो और भी, हाँ, अगर आपने इतनी भी डेफिनेशन लिखी तो एक मार्क तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ये भी लिखा तो इस पे भी एक मार्क हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें हम ऐड करते हैं, डायग्राम और ये चीज़ें, तो और भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है हमारे क्वेश्चन का, क्वेश्चन का जो हम आंसर लिखते हैं उसका और भी अच्छे से इंप्रेशन पड़ता है। तो ठीक है, हमारा नोड हो गया, ब्रांच हो गया। अब देखेंगे लूप, मेश। तो पहले लेंगे हम लूप। लूप किसे कहते हैं? लूप कहेंगे अब ब्रांच, ये जो है हमने ब्रांच देखी थी, ऐसे दो चार ब्रांच मिला के एक क्लोज पाथ फॉर्म करते हैं, एक क्लोज पाथ बनाते हैं, उसी को हम लूप कहते हैं। देखिए, अगर मैं देखूं B, यहां से अगर मैं निकलता हूं B पॉइंट से, B C
और आता हूँ मैं एच पॉइंट तक, पेन चेंज कर देता हूँ मैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बी पॉइंट से निकल गया मैं सी पे आया, सी से अभी मैं एच पे आया, एच से जी पे आया और वापस मैं बी पे आया, वापस मैं कहा बी पे। तो ये क्या हो गया, मेरा क्लोज पाथ फॉर्म हो गया। यहाँ पे कैसा, मेरा क्लोज पाथ फॉर्म हो गया। तो इसी क्लोज पाथ को हम कहते हैं लूप। तो मैं नंबर 1 दे देता हूं, लूप नंबर 1। अब देखिए यहां से भी एक क्लोज पाथ है, ए बी जी एफ और ये वापस ये, यहाँ पे भी मेरा एक क्लोज पाथ है, तो इसको भी मैं नाम दे देता हूँ लूप, इसको 2 दे देता हूँ, ये पहले है तो इसको 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या जा रहा है, यहाँ पे भी सिमिलर, सी से डी, डी से आई, आई से एच और वापिस सी, ये भी हो गया हमारा लूप 3। ठीक है, यहाँ पर भी वैसी डी से ई, ई से जे, जे से आई, आई से सीधा वापस डी, तो ये हो गया हमारा लूप 4। ठीक है, इस नेटवर्क में कितने लूप है, लूप 1, लूप 2, लूप 3 और लूप 4। ये लूप आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब पैरेलल सर्किट होता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर से हमें करंट की वैल्यू निकलती है। वो डिफरेंट पार्ट है, जब हम करंट की वैल्यू निकल नहीं रहेंगी तब हम अच्छे से देखेंगे। लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि लूप किसे कहते हैं। नंबर ऑफ ब्रांच मिला के, बहुत सारी ब्रांच मिला के, 1 या 2 जितने भी कनेक्टेड हैं, नंबर ऑफ ब्रांच मिला के अब क्लोज पाथ फॉर्म करते हैं, उसी को हम लूप कहते हैं। यही डेफिनेशन है लूप की। तो देखते हैं डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। लूप, अ सेट ऑफ ब्रांचेस फॉर्मिंग अ क्लोज पाथ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉर्मिंग अ क्लोज पाथ। अ सेट ऑफ branches forming a closed path in an electric circuit is called as loop। किसमें क्लोज पाथ, किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्लोज पाथ जो बनाते हैं, कौन बनाते हैं, ब्रांचेस, उसी को हम लूप करते हैं। अ सेट ऑफ ब्रांचेस फॉर्मिंग अ क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज लूप। अब देखते हैं मेश। अब देखिए मेश किसे कहते हैं, यहाँ पे मुझे डायग्राम में चेंज करना पड़ेगा मेश को समझ लेने के लिए। ठीक है, जब अगर मैं इसी लूप 2 की बात करूं, लूप 2 से मैं कुछ मिटा देता हूं। ठीक है, इसके ऊपर से समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, मेश यानी ऐसा एक लूप जिसमें कोई और लूप नहीं है। ठीक है, ऐसा एक लूप जो जिसमें कोई और लूप नहीं है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ, ठीक है, ये इसको मैं R6 नाम दे देता हूँ, तो ये देखिए ये तो एक लूप हो गया, ये जो है ये तो एक मेरा लूप हो गया, लेकिन इसके अंदर में भी मेरा एक लूप है। ठीक है, इसको हम मेश नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको हम मेश नहीं बोल सकते। मेश की डेफिनेशन क्या कहते हैं, अ लूप दैट डज नॉट कंसिस्ट एनी अदर लूप इनसाइड is known as mesh। A loop that does not consist any other loop inside is known as mesh। यानी कि ऐसा लूप जिसके अंदर कोई और लूप नहीं होना चाहिए, उसी को हम मेश बोलते हैं। तो हम इसको मेश बोलेंगे क्या, नहीं, हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी और लूप नहीं है। ऐसा लूप जिसके अंदर कोई और लूप नहीं है, उसी को हम मेश बोल सकते हैं। अगर हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर डायग्राम में ये दोनों डेफिनेशन सेपरेट नहीं पूछे, सिर्फ लूप पूछा है या मेश पूछा है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, अ सेट ऑफ ब्रांच फॉर्मिंग अ क्लोज पाथ इज कॉल्ड एज लूप और मेश
ऐसे लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन इन दोनों को अगर सेपरेट पूछा गया है तो आपको दोनों की डेफिनेशन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए लिखना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन हो जाती है हमारी 1 मार्क के लिए और ये डेफिनेशन हो जाती है हमारी 1 मार्क के लिए। देखिए ये हो गए हमारे 2 मार्क्स, ठीक है। और इससे पहले हमने देखे थे नोड 1 और ब्रांच, नोड और ब्रांच, ये दोनों हो गए 1-1 मार्क के लिए, यानी कि ऐसे करके हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और एक बात आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे ब्रांचेस नोड में नोड के नाम दिखाए थे, ब्रांच में ब्रांच के नाम दिखाए थे डेफिनेशन में, वैसे हम लूप में दिखा सकते हैं। दैट इज अगर डायग्राम निकालेंगे तो, अगर आपने डायग्राम निकाली है एग्जाम में तो आपको ये लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है लेकिन क्वेश्चन का इंप्रेशन, क्वेश्चन के आंसर का इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। लूप, दैट इज लूप 1 2 3 4 एज शोन इन फिगर, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हो mesh is loop, mesh is 1, ये 2 तो नहीं रहेगा, 3 और 4, इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ठीक है। इतना सब कुछ लिखेंगे और सिस्टमैटिक लिखेंगे तो ही हमें 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, 1-1 लाइन की डेफिनेशन है, मतलब कि 4 मार्क्स के लिए 4 लाइन लिखना है, एक डायग्राम निकालनी है, खत्म, 4 मार्क बहुत। ऐसे क्वेश्चन मेरी सलाह यही है, अगर हमें मार्क्स कवर करने हैं, 3 घंटे में हमें पेपर खत्म करना होता है, 3 घंटे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क कवर करने हैं तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इजी होते हैं। सबसे पहली बात तो इजी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं लगता है। ये 2 चीज़ होते हैं, एक तो इजी भी होते हैं और सॉल्व करने को टाइम, क्योंकि ये 4 मार्क्स के लिए हमें 4 लाइन लिखनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा एक डायग्राम निकालनी होती है, तो ये जल्दी कवर भी हो जाता है, टाइम भी कम कंज्यूम करता है और आसान भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तभी हमें मार्क्स। वैसे तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि आप 2.5 घंटे में अपना पेपर ख़त्म कर लीजिए। हाँ, हो सकता है आपको टाइम नहीं पड़ेगा, टाइम कम पड़ेगा क्योंकि आप नए हो, क्योंकि ये पहला ही सब्जेक्ट है आपका टेक्निकल ब्रांच में। तो आप ये आदत डाल दीजिए, पेपर सेट छुड़ाने की इतनी प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व करने की इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपका पूरा पेपर हो जाए 2.5 घंटे में। आधा घंटा आप रीचेकिंग के लिए रखिए कि मैंने क्या, कौन से क्वेश्चन का आंसर सही लिखा है, क्वेश्चन नंबर सही से डाला है, आंसर सही से लिखा है, सब क्वेश्चन का नंबर सही से डाला है, या फिर आंसर सीट चेक करने के लिए, हर चीज़ चेक करने के लिए आधा घंटा रखें। और कुछ 5-10 मिनट अगर बचते हैं तो और वाले क्वेश्चन छुड़ा दिए, ठीक है। इतना टाइम तो नहीं बचता, लेकिन कोशिश कीजिए कि पेपर जो हम एक्सटर्नल के हाथ में देते हैं पेपर ख़त्म होने के बाद, तो वो चेक करके ही जाना चाहिए।